हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज हम द डिस्टेंट विंडो का चैप्टर 15 का जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर 16 और 17 भी कंप्लीट करेंगे। ये मेरा आखिरी वीडियो है इस नॉवल का। यहाँ पे आज कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट पार्ट नॉवल का। तो लास्ट पार्ट में क्या होता है चैप्टर 15 में कि रमोला बैठे बैठे ये सोचती रहती है और वो ये निश्चय करती है कि वो पहाड़ी को कभी भी अपने और साहब के रिलेशन के बारे में पता नहीं चलने देगी। लेकिन जबकि पहाड़ी को ऑलरेडी उनके रिलेशन के बारे में एक हिंट मिल गया था। कब? जब पहाड़ी रमोला की माँ से मिली थी। रमोला की माँ ने कहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़े घर में बहुत बड़े साहब के साथ उसकी शादी हुई है, लेकिन उसने अपने पति को छोड़ दिया है जॉब की वजह से। और साहब और रमोला का फ़ोटो जो एल्बम में देख के पहाड़ी इतना तो समझ गई थी कि यही उसकी वाइफ है। उसके बाद जो साहब है वो तो धलबम गांव में ही थे। वो बैठ के अपनी पैकिंग कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वो अगले दिन एक और जगह में जाएंगे सर्वे के लिए और जल्दी जल्दी वो सुबह निकलना चाहते थे, इसलिए वो अपनी पैकिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पे कोई एक आके उनके पैरों में गिर पड़ता है रोता हुआ। साहब देखते हैं कि पूरे आश्चर्य से कि कौन है कौन है। तो फिर वो और कोई नहीं बल्कि नंदो है। नंदो साहब के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि साहब बताइए मुझे कहाँ भेजा आपने पार्वती को, मुझे प्लीज़ बताइए। तो फिर साहब कहने लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, अरे मैंने थोड़ी ना उसे कहीं भेजा है, वो तो अपनी मर्ज़ी से गई है ना तुम्हारी वाइफ, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है। तो फिर नंदो कहने लगता है कि मुझे पता है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, उसकी भी गलती नहीं है। कौन रहेगा मेरे जैसे राक्षस के साथ। इतने सालों तक उसने मेरी सेवा की, मेरे घर को संभाला, मुझे संभाला, मेरे लिए इतना सब कुछ किया, खाना बनाती थी, पूरा पानी लाती थी वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो उसको सिर्फ मारा पीटा, उस पर डाउट किया। मैं इतना पागल हूँ, मैं इतना अनपढ़ हूँ, मूर्ख हूँ, मैं ये तक नहीं समझ पाया कि वो जानबूझ के बस मुझे चिढ़ाने के लिए उल्टी सीधी बातें करती थी और मैं पागलों की तरह अपना आपा खो देता था और गुस्से में उसे मारपीट करना शुरू कर देता था, उस पर शक करना शुरू कर देता था। मैं इतना भी नहीं समझ पाया। मुझे लेकिन अपनी गलती का एहसास है, मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं कितना ख़राब हूँ। साहब मुझे सच में मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे प्लीज़ बताइए कि पार्वती कहाँ है, मुझे एक और मौका चाहिए। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उसको वापस लाना चाहता हूँ। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा, प्रॉमिस करता हूँ, मरते दम तक उसे नहीं मारूँगा, मैं उस पर हाथ उठाऊँगा ही नहीं बिल्कुल। तो साहब कहने लगती है कि क्यों, पार्वती का मेरे साथ सच में भी तो अफेयर हो सकता है ना। तो नंदो कहने लगता है नहीं नहीं, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पार्वती को चीट करना होता तो इतने सालों में कर देती, अब तक अभी क्यों चीट करती। और अभी भी वो आपके साथ नहीं है, वो कहीं और है। वो कब, मैं समझ गया हूँ, वो कभी चीट कर ही नहीं सकती। वो अपनी ड्यूटी की, अपनी रेस्पेक्ट की बड़ी पक्की है। वो सच में एक सोना थी, लेकिन मैं पागलों की तरह मेरी सोच छोटी है जो मैं उस पर शक कर रहा था। लेकिन साहब बोलने लगते हैं कि क्या तुम अभी बोल रहे हो कि तुम उसे मार रहे थे, जब उस दिन वो मेरे पैरों में गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी कि साहब मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मुझे बहुत मारता है, तब तुमने क्या कहा? तब तुमने कहा कि पार्वती पागल है और तुम्हारी बात पे विश्वास करके मैं वहाँ से चला भी गया। लेकिन तुमने उसके बाद क्या किया, बताओ मुझे, क्या किया तुमने उसके बाद? मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं। तो फिर नंदो कहने लगा कि साहब मैं तो हूँ ही राक्षस, आप जैसे चले गए मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मैंने उसको चोटी से ज़ोर से पकड़ के फिर उसको धकेल के पत्थर के ऊपर मार दिया। उसके सर में चोट लग गई, वो पूरा ब्लड से, खून से लथपथ हो गई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुई। साहब मैं जानता हूँ कि आप गए थे हॉस्पिटल उसको देखने के लिए, आपने उसकी मदद भी की थी, उसके मेडिसिन्स और इंजेक्शन्स के जो पैसे हैं, उसके जो ट्रीटमेंट के पैसे हैं वो भी आपने दिए थे, अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाई थी आपने। मुझे पता है साहब, आप ही ने उसको कहीं भेजा है मुझसे बचाने के लिए। प्लीज़ मुझे बता दीजिए वो कहाँ पे है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो फिर साहब कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी ना इसी आदत की वजह से तुम्हारी बीवी तुमसे हेट करती थी और अब वो चली भी गई। जानते हो क्या, कि ये जानने के बाद कि मैं तुम्हारी बीवी पे ख़राब नज़र डाल के बैठा हुआ हूँ, गलत इंटेंशन है मेरे, लेकिन तुमने क्या किया? आके तुम्हारी जगह कोई भी होता तो फिर मुझे बहुत ज़ोर से मुझे 10-12 लगा देता थप्पड़, या फिर कुछ भी, या फिर मुझे सीधा मार ही डालता। किसी को भी, कोई भी आदमी गुस्से में यही करता। लेकिन तुमने क्या किया, तुम आके उल्टा उसको अपना बिजनेस बना दिया और अपने
पत्नी के लिए तुम लड़ाई करने की जगह तुम मुझे उल्टा दूसरी औरत ऑफर करने लगे, वो भी सस्ते में। मतलब कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। जो तुम्हारी बीवी पे बुरी नज़र डाल रहा है उसको सज़ा देने के बजाय तुम उसी के पैरों में गिड़गिड़ा रहे हो पैसों के लिए, और ऊपर से क्या रास्ता अपना रहे हो, उसको दूसरी औरत दे के अपनी बीवी को बचा लो। ये कोई बात हुई क्या? इसीलिए तुम्हारी वाइफ तुमको छोड़ के चली गई, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम में कोई साहस नहीं है, कोई गट्स ही नहीं है तुम्हारा। तो नंदो फिर साहब कहने लगते कि अभी जो तुम आए हो ना इधर, तुम्हें देखकर मुझे सबसे पहले यही लगा कि तुम मुझे मारने आए हो, लेकिन तुम तो अभी भी वैसे के वैसे ही हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो नंदो फिर से रोने गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब प्लीज़ मुझे बता दीजिए पार्वती कहाँ है। मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ना सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना काम कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूरा बर्बाद हो गया हूँ। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। साहब प्लीज़ मुझे एड्रेस दे दीजिए। तो फिर साहब उसका तो वैसे भी वो दिखने में बहुत ही ख़राब था, ऊपर से ये रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए उसका चेहरा और भी ज़्यादा गंदा दिखने लगा था। उसके बाद साहब को धीरे धीरे उस पर दया आ गई, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम एड्रेस ले लो दशरथ से। दशरथ के दोस्त ने ही पार्वती को यहाँ से सेफली निकालने में मदद की थी, तो दशरथ जानता है पार्वती किधर है, तुम उससे जाके पूछ लो। उसके बाद नंदू वहाँ से सीधा दशरथ के पास भाग के चला जाता है। साहब उसके बाद सोचने लगते हैं रमोला के बारे में कि कितना ज़्यादा, ऐसे ही जैसे नंदू आज पार्वती के लिए रो रहा है, उन्होंने भी कभी ऐसे बहुत रिक्वेस्ट किया था रमोला को कि रुक जाओ, उनके प्यार को बेइज्जत मत करो। लेकिन रमोला ने उनकी एक नहीं सुनी, सिर्फ एक जॉब के लिए वो अपने पति को, अपने ससुराल की इज्जत को, सब कुछ छोड़ के वो चली गई, और वो भी किस लिए, अकेले रहने के लिए और एक जॉब के लिए। साहब कितना प्यार करते थे उससे, वो एज अ हस्बैंड अपनी ड्यूटी भी निभाना चाहते थे, उसको रखना चाहते थे, उसका ख्याल रखना चाहते थे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करना चाहते थे। लेकिन रमोला ने क्या कहा, रमोला ने कहा कि ये सारी पुरानी, ये हस्बैंड की ड्यूटी वगैरह, ये सारी पुरानी सोच है, किस ज़माने में जी रहे हैं आप, ये सारी फालतू बातें ना मेरी समझ में नहीं आती, मुझे तो बस मेरा जॉब करना है, मुझे मेरी पहचान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करके एक जॉब के लिए वो सब कुछ छोड़ के चली गई। बिल्कुल उसने नहीं सोचा कि साहब को कितना बुरा लगा होगा, साहब कितना प्यार करते थे उससे। लेकिन फिर भी साहब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि रमोला को उसको एक हेल्पर मिल गया पार्वती के रूप में, और पार्वती तो वैसे भी घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो रमोला ज़रूर उसके काम से खुश हुई होगी। और वो जो एडवर्टाइजमेंट रमोला ने दिया था, वो एडवर्टाइजमेंट को देखकर वो सोच रही थी कि पक्का अकेले घर को भी संभालना, घर का काम करना, फिर बाहर ऑफिस का काम करना, फिर मार्केट जाना वगैरह वगैरह, ये सब करते हुए रमोला पक्का बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई होगी, पक्का उसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी, इसीलिए उसने एडवर्टाइजमेंट दिया, वरना क्यों देती वो। क्या करूँ मैं इस लड़की का, ये तो पागल है, अकेले जाके रह रही है, इतना सब कुछ मतलब है, मेरा फैमिली है, घर है, नौकर चाकर है, क्या करूँ मैं इसका। खैर कोई बात नहीं, दोनों की मदद हो गई, पार्वती को भी रहने के लिए एक जगह मिल गई, उसको छत मिल गई, उसको काम मिल गया, इतनी अच्छी जो है मिस्ट्रेस मिल गई, जो मेम साहब होती है, मालकिन मिल गई। तो ये सोच सोच के मन ही मन साहब खुश हो रहे थे। देखिए जिस रमोला ने साहब की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, सब कुछ छोड़ के चली गई अपने जॉब के लिए, वो साहब आज भी रमोला की कितनी ज़्यादा परवाह करते हैं, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्यार करते थे वो रमोला को। उसके बाद रमोला का जो ब्रदर इन लॉ है, मतलब रमोला की बहन का पति, उसने एक लेटर लिखा हुआ होता है साहब को। उसने लेटर में क्या लिखा होता है कि आपकी वाइफ जो है अभी बहुत ज़्यादा खुश है, अपने फ्लैट में रह रही है, उसके पास जॉब है, वो अपने रिलेटिव्स के साथ गप्पे मारती रहती है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती है। आपने तो इतना अच्छा कंपेनियन भेज दिया जो कि मतलब काम भी इतना एफिशिएंटली करती है, और ऊपर से दोस्त जैसी, एक कंपेनियन जैसी उसके साथ रहती है, टाइम भी पास हो जाता है उसका। अरे अभी तो हम जब गए थे, मेरी वाइफ अब रमोला से जलने लगी हुई है, उसको भी वो कह रही कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। थैंक गॉड कि मेरी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वरना ये भी जॉब लेके मुझे छोड़ के चली जाती। एक तो लड़कियां भी जॉब ले रही हैं, औरतें जॉब ले रही है, इसीलिए हमको जॉब में कंपटीशन हो रहा है, ऊपर से अपने पति को छोड़ दे रही है जॉब के लिए, ऐसे तो हमारी हालत ख़राब होती चली जाएगी। पर भगवान की शुक्र है कि मेरी वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो मुझे छोड़ के नहीं जा पा रही है। और अभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे पूर्वज लोग क्यों लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने देते थे।
लेकिन फिर भी साहब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साहब खुश होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ खुश है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रमोला जो है वो पहाड़ी के साथ और उतना कंफर्टेबली नहीं रह पाती है। ये जानने के बाद कि पहाड़ी साहब से मिली थी, उसको थोड़ा बहुत अनईज़ी फील होता है। बार बार वो ये सोचने लगती है कि वो जो एल्बम है वो क्यों लेकर आई, उसके गहने कपड़े वगैरह सब तो थे ससुराल में, कुछ तो नहीं लेकर आई वो, फिर ये एल्बम ही क्यों लेकर आई। लाई तो लाई, ऊपर से ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए था। जब पार्वती ने एल्बम दिखाया, यानी पहाड़ी ने एल्बम दिखाया, तब उसको थोड़ा गुस्सा करना चाहिए था, तो फिर वो एल्बम फिर से नहीं निकालती। लेकिन गुस्सा ना करके हंस के इसने तो उल्टा उसको बढ़ावा दे दिया। जो यादें वो भूलना चाहती थी वो यादें बार बार उसको अभी परेशान कर रही थी। फिर रमोला का याद आता है कि जो साहब की बहन है वो एक बार आई थी और वो रमोला को कहने लगी कि तुम ना अपनी ही नाक काट के अपने ही मुंह को काला कर रही हो। तुम जो ये कर रही हो ना, एक दिन देखना तुम्हारी और उसकी बीच की दूरियां ना और घटेगी नहीं, बस बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। तुम खो दोगे अपने हस्बैंड को और एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि तुम चाह कर भी सिर्फ पछताओगे, पर तुम अपना रिश्ता नहीं सुधार पाओगे, ना अपना रिश्ता बचा पाओगे। उसके बाद एक बार मार्केट में रमोला और जो साहब की बहन है, साहब की बहन का नाम खुक्कू है, तो खुक्कू और रमोला आपस में टकरा जाते हैं। तो खुक्कू ऐसे बिहेव करती है जैसे वो रमोला को देखी ही नहीं है या फिर पहचानती ही नहीं है, मतलब पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। रमोला सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती है वापस अपने ससुराल के साथ कनेक्ट करने के लिए, साहब की बहन के साथ कनेक्ट करने के लिए, लेकिन उसका कोई भी तरीका काम नहीं आता। वो लोग कम्प्लीटली रमोला को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके थे। रमोला ऐसे ही हर रोज़ ऑफिस जाती है, जैसे कि हम जानते हैं। एक दिन रमोला वापस आती है ऑफिस से, तो फिर क्या देखती है कि उसके फ्लैट के सामने दरवाजे के बाहर एक थोड़ा सा बूढ़ा टाइप का आदमी, बहुत ही गंदा दिखने वाला आदमी, जो फ्लैट के दरवाजे में जो पीप होल होता है वहाँ से आई होल से कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। तो रमोला उसे देख के बहुत गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है कि अरे कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर वो जो आदमी है वो थोड़ा डर जाता है। डर के उसके बाद कहने लगता है कि मैं देखना तो चाह रहा था बट यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रमला कहने लगती है हाँ ये तो मैं भी जानती हूँ कि यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर तुम देखना क्या चाह रहे थे ये बताओ मुझे। तो फिर वो आदमी क्या होता है, पूरा नर्वस होकर रमोला के पैरों में गिर जाता है। पैरों में गिर के उनसे माफ़ी मांगने लगता है कि देखिए मेम साहब, मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। मैं नंदोलाल राउत हूँ, पार्वती का हस्बैंड, और मैं पार्वती को से मिलने आया हूँ, उसे वापस ले जाने आया हूँ। तो फिर रमोला कहने लगती है कि अच्छा पार्वती, पर यहाँ पे कोई पार्वती वगैरह नहीं रहती, तुम गलत जगह आ गए हो, जाओ कहीं और ढूंढो। नंदो एक्चुअली वो होल से इसीलिए देख रहा होता है क्योंकि ये जो फ्लैट के दरवाजे वगैरह होते हैं वहाँ पे कोई चेन या कुछ ऐसा होता नहीं, जैसे गांव के घरों में होता है ना, खटखटाने के लिए कोई चेन टाइप का होता है या कुछ ऐसा रिंग टाइप का लगा होता है, वो कुछ भी नहीं था। तो फिर वो खटखटा के बुला नहीं पा रहा था, इसलिए होल से देखने की कोशिश कर रहा था। तो रमोला उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है, फिर भी नंदो थोड़ी इतनी आसानी से चला जाएगा। तो फिर कहने लगता है कि शायद आप उसे आया के नाम से जानते होंगे या कुछ और बुलाते होंगे, आया कहते होंगे शायद। तो रमोला और भी ज़्यादा गुस्से में जाती है और उसको चेतावनी देती है कि तुम जाते हो यहाँ से या मैं पुलिस को बुला लूँ। तो फिर वो डर के मारे वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे जाने लगता है। तो रमोला क्या करती है, एक्चुअली उस दरवाजे के पास फ्लैट है, मॉडर्न चीज़ है, तो फिर वहाँ पे बेल था, तो कॉलिंग बेल मारती है तो दरवाज़ा खुलता है, पहाड़ी खोलती है और पार्वती ही पहाड़ी है, जैसा कि मैंने पहले से ही कहा था। तो पार्वती नंदो को देख लेती है। रमोला तो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन पार्वती बाहर आ जाती है और नंदो को देख के गुस्से में बोलती है कि अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए, क्यों आए, आप क्यों यहाँ पे। तो फिर नंदो बहुत खुश हो जाता है पार्वती को देख के, कहने लगता है कि अरे तुम यहाँ हो और वो मुझे यहाँ से भगा रही थी। अब पार्वती मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो पार्वती कहने लगती है कि आप यहाँ पे क्यों आए, क्यों आपको कोई रस्सी वगैरह नहीं मिली क्या खुद को फांसी लगाने के लिए। मुझे तो लगा था कि आप फांसी लगा के मर गए होंगे अब तक। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा थी पार्वती उस पर। फिर भी नंदो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा कि माफ़ कर दो मुझे। यहाँ पर चैप्टर 15 ख़त्म होती है। उसके बाद चैप्टर 16 में क्या होता है, नंदो रोता रहता है, गिड़गिड़ा रहता है। पार्वती फिर जो है रमोला से कहने लगती है कि मेम साहब मुझे माफ़ करना, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा इसके साथ। तो फिर रमोला बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि क्या तुम तो इसे छोड़ के आई थी ना, ये तुम्हें मारता पीटता था, तो फिर
पार्वती कहने लगती है कि हाँ, इसीलिए तो मैंने इसको बेइज्जत किया सबके सामने, मैं इसको छोड़ के आ गई, मेरी वजह से इसकी ये हालत हो गई। देखिए आपने इसकी हालत देखी है, कैसा हुलिया बना रखा है, आपने उसे पहले नहीं देखा ये कैसा दिखता था। अब तो मतलब इसे तो लगता है कि इसे ठीक से पता है, खुद चावल तक बनाना नहीं आता, क्या खाएगा क्या पिएगा। अगर मैं अभी नहीं गई ना इसके साथ तो ये पक्का भूखा मरेगा। तो फिर रमोला क्या है, मन में ये सोचने लगती है कि वो भूखा मरे जिए मरे तुम्हें क्यों, तुम तो उसे छोड़ चुकी हो, मतलब वो तुम्हारा पति नहीं हुआ अभी, तो फिर इसकी इतनी फिक्र क्यों है। लेकिन वो चीज़ बोल नहीं पा रही थी। फिर पार्वती कहती है कि मेम साहब मुझे, दीदी मोनी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए यहाँ से, 2 घंटे में एक ट्रेन है, मुझे उसी में जाना पड़ेगा और उसके बाद और कोई ट्रेन नहीं है। तो फिर रमोला का ऐसा लगने लगता है कि मैंने इस लड़की को अपने इतने आलीशान फ्लैट में रहने दिया, उसको खाना दिया पीना दिया, काम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इसने क्या किया, ये मुझे चीट कर रही है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो हार गई, वो भी एक 2 कौड़ी के जो बोलते हैं ना, 2 कौड़ी के एक आदमी के सामने जो उसे मारता पीटता था, वो सब कुछ भूल गई रमोला ने जो जो किया था उसके लिए। तो फिर फिर रमोला ऐसे कैसे पार्वती को जाने देती, इतनी मुश्किल से मिली है उसको ये हेल्प। तो फिर वो रोकने के लिए अलग अलग तरह का पैतरा यूज़ की, फिर बोलने लगी देखो फिर से अगर वो तुमको मारने की कोशिश किया तो ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, वो फिर से मारेगा पीटेगा। फिर पार्वती कहने लगती है कि अगर मारता पीटता है तो फिर यही मेरी किस्मत है मैडम, अब क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी किस्मत। तो रमोला कहने लगती है क्यों, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो फिर कौन, ये क्या तुम्हें फोर्स करके ले जाएगा। तो पार्वती कहती है कि नहीं मैडम, अरे ये क्या, इसके दादाजी भी आ जाए तो मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते जो मैं नहीं चाहती। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मर जाए, भूखा मरे। और क्या पता इतना गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे एहसास हो गया है अपनी गलती का, शायद ये सुधर जाए। फिर रमोला कहने लगती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमको पता है ना, तुम जॉब कर रही थी मेरे यहाँ, जॉब को छोड़ने से पहले तुमको एक ऑफिशियल नोटिस देना पड़ता है, और ऊपर से तुमने मुझे झूठ भी बोला, अपना नाम तुमने पहाड़ी बताया जबकि तुम्हारा नाम पार्वती है। तो फिर ये कहने लगी कि पार्वती कहने लगी कि देखिए मैम, ये कानून वगैरह मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे ये सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आपको धोखा देने का ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। नोमला कहने लगती है कि मैं पुलिस को बुला दूंगी और मैं तुम दोनों पे इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। वैसे भी मैं कैसे मान लूँ कि ये सच में तुम्हारा पति है, इसका क्या प्रूफ है कोई तुम्हारे पास, ये पति है तुम्हारा। तो फिर पार्वती फिर से उनको समझाने की कोशिश करती है। रमोला कहती कि नहीं, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी अगर तुम्हारा पति जो है वो मेरे लिए कोई नया सर्वेंट लेकर आए, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो पार्वती कहती है कि मेम साहब हाँ, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होगा ये आपके लिए, मैं ऐसे अचानक से चली जाऊँगी तो मुसीबत हो जाएगी, मैं यहाँ पे और कुछ दिन रुक जाती जब तक आपको नई नौकरानी ना मिल जाती, अगर यहाँ आपके रूम में जगह होता तो, पर आपके फ्लैट में तो और जगह नहीं है, और ये कहाँ पे रहेंगे, और कलकत्ता में कोई है भी नहीं हमारा, तो फिर ये जाएंगे कहाँ, इसलिए मुझे जाना होगा और मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको कोई ना कोई, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, कोई ना कोई बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। पार्वती कहती है कि और वैसे भी हमेशा तो औरतों ने अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के गई है ना, गई है अपने से, चाहे वो लेसर मैन, मतलब उसकी औकात चाहे उससे कम ही क्यों ना हो, लेकिन गई तो है ना अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ के, तो फिर मैं क्यों नहीं। और नंदो फिर पीछे से कहने लगता है कि पार्वती तुम अपना ज़ुबान संभालो, ऐसे क्या बात कर रही हो तुम मेम साहब से। और नंदो फिर कहने लगता है कि हाँ मेम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इसका पति बनने के लायक ही नहीं हूँ, इसके बिना रहना ही मेरा पनिशमेंट है, मेरी यही सज़ा है। कह के वो जाने लगता है और पार्वती उसको रोक लेती है, कहती है कि नहीं नहीं मेम साहब, मुझे प्लीज़ जाने दीजिए। और मैं तभी नंदो जो है, ऑलरेडी रमोला बहुत गुस्से में होती है, नंदो आग में घी डालने की तरह उसे कह देता है कि मेम साहब आप क्यों नहीं आ जाती, हमारे साथ आ जाइए, आप भी साहब के साथ रहिए, और वहाँ पे ये भी आपके लिए काम करेगी, और लाइफ टाइम आपके लिए काम करेगी, ना आपको कोई दिक्कत ना हमको कोई दिक्कत। तो रमोला ये साहब के बारे में सुन के और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है उन दोनों को बाहर छोड़ के गुस्से में। और अंदर जाने के बाद उसको पार्वती झुकती है रमोला के पैर छूने के लिए जाने से पहले, क्योंकि वो बड़ी बहन मानती थी उसको, लेकिन वो छू नहीं पाती। घर के अंदर जाके रमोला को ये याद आता है कि उसने पार्वती को उसके काम के जो पैसे, जो सैलरी है वो नहीं दी है, वो भूल गई है सैलरी देना।
और वो पार्वती से ये तक कहती है कि तुम अपना सारा सामान लेके जाओ, लेकिन पार्वती कहती है कि मैं तो कोई सामान लाई ही नहीं थी, ओनली जो कपड़ा मैं लाई थी मैं पहन के आई थी उतना ही। तो फिर रमोला गुस्से में अंदर जाके दरवाज़ा बंद करके ये सोचने लगती है कि सैलरी तो दिया नहीं, पर क्या वो भाग के जाती उनके पीछे उनको सैलरी देने के लिए। ये जो 2 कौड़ी के लोग नहीं है उनकी कोई औकात नहीं थी रमोला के आगे। रमोला ऐसे सोच रही थी कि इन लोगों के पीछे मैं क्या भागूँ सैलरी के लिए, रहने दो। ऐसा करके चैप्टर 16 ख़त्म हो जाता है। फिर चैप्टर 17 में क्या होता है, नंदो और पार्वती जाके ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन में दोनों बैठते हैं अपनी अपनी सीट पे। उसके बाद पार्वती को नंदो कहने लगता है कि देखो हम पहुंचने के बाद तुम साहब को ना मना लेना, कहना उनसे कि वो आके मेम साहब को अपने साथ ले जाए। तो फिर पार्वती कहती है मैं क्यों बोलूँ। तो फिर नंदो कहने लगता है अरे वो सुनते हैं ना तुम्हारी बात, तो तुम कल कहोगी तो शायद मान जाएंगे। तो फिर पार्वती कहती है कि आपने कब देखा कि मैं मेरी बात मानते हैं वो, जैसे कि एकदम आज्ञाकारी लड़की की तरह, तो मेरी बात क्यों मानेंगे वो। तो नंदो कहने लगते हैं अरे मेरा वो मतलब नहीं था। पार्वती कहती है रहने दो, अब मुझे पता है अच्छी तरह से आपका क्या मतलब था, ठीक है। और आपको क्या लगता है साहब क्या हमारे जैसे ऐसे गिरे हुए इंसान है ना, मैं रमोला मैडम गिरी हुई जैसी इंसान है दीदी। तो फिर नंदो कहने लगता है गिरे हुए इंसान, हम गिरे हुए इंसान है। तो फिर पार्वती कहते हैं और नहीं तो क्या, आपने मुझे इतना मारा फिर भी मैं आप पे तरस खा के आ गई, और ऊपर से जैसे आप मेरे सामने रोए गिड़गिड़ाए, वो भी दीदी भी वहाँ पे खड़ी थी उनके सामने इतना रोए गिड़गिड़ाए, मेरे बिना नहीं जाएंगे, आपने ज़िद ही कर ली पूरी। आपको क्या लगता है साहब ऐसे आके दीदी के सामने ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, उनसे कहेंगे कि तुम प्लीज़ आ जाओ रो रो के? कभी नहीं। वो अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे, अपना प्राइड नहीं छोड़ेंगे, और ना ही वो दीदी को मनाने आएंगे और ना दीदी मानेंगी। तो फिर नंदो पूछने लगते हैं कि अच्छा तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि साहब और मेम साहब के बीच में कभी प्यार ही नहीं था। तो फिर पार्वती कहती है कि ऐसा किसने कहा, अरे उन दोनों के बीच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार है, लेकिन जो बीच में आ रहा है वो है ईगो। दोनों ही चाहते हैं कि दूसरा आके उन्हें मनाए, उनके सामने हाथ पांव जोड़े, रिक्वेस्ट करे, लेकिन कोई भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहता। दोनों ही खिड़की के पास बैठ के एक दूसरे के लिए तरस रहे, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोल के दूसरे को खुद अंदर बुला के नहीं लाना चाहता। दीदी को चाहिए कि साहब आके उनको मनाए, साहब को चाहिए कि दीदी आके उन्हें मनाए, और उनके इसी ईगो की वजह से वो पूरी लाइफ एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए तरसते रह जाएंगे, और ये दूरियां भी उनकी बढ़ती चली जाएगी, कभी नहीं घटेगी। ऐसा कह के ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इसी के साथ ये लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ। हमारा नोवेल यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपको पूरी नोवेल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, पूरी कहानी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, या कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया इसका। आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में कि पार्वती ने जो किया नंदो को सेकंड चांस देना, क्या उसके लिए सही था? क्या रमोला ने जो किया, अपने पति को छोड़ दिया जॉब के लिए, क्या उसका भी वो डिसीजन कहाँ तक सही था? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो फिर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।